Assalamu alaikum. Coming to the part 8, the last part of surface chemistry, where we will be discussing about emulsions, the colloids around us, and the applications of colloids. We have discussed in the classification of colloids. Emulsions forms one of the important category of colloids, where it is a colloidal system where dispersed phase and dispersion medium are in liquid form. डीपी और डीएम दोनों भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वैसे टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एमल्शंस. नाउ टू प्रिपेयर एमल्शंस, जैसे कि एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देखा है, मिल्क बेस्ट एग्जांपल है एमल्शन के लिए, या फिर मेडिसिन या फिर कॉड लिवर ऑयल. कोई भी एक ऐसा मिक्सचर हम ले सकते हैं जिसको आप एमल्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीपी पार्ट डिस्पर्स फेस रहेगा और डिस्पर्शन मीडियम रहेगा, दोनों भी लिक्विड फॉर्म में होना ज़रूरी है. अब जैसे कि मिल्क एग्जांपल है, मिल्क में लिक्विड फैट्स डीपी की तरह होते हैं और वाटर डीएम की तरह होता है. उसी तरह आप कोई भी दो लिक्विड कंपोनेंट्स ले लो, दोनों को मिक्स कर दो आप, तब वो बन जाता है एमल्शन. लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं. जैसे कि डायरेक्टली आप ऑयल और वाटर मिक्स करेंगे तो वो एमल्शन नहीं बनेगा. उसको आप अच्छी तरह शेक करके या सूटेबल सब्सटेंस ऐड करने के बाद वो एमल्शन कहलाएगा. नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑयल एंड वाटर दो सेपरेट लेयर रहेगी फॉर्म करेंगे, जिसको आप कोलाइड नहीं बोलेंगे. दे विल बी जस्ट फॉर्मिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दैट्स ऑल. तो अगर एमल्शन बनाना है तो दो जो लिक्विड्स लेने वाले हैं डीपी और डीएम के तौर पे, तो दोनों मिक्स होना ज़रूरी है, because then only you will call them as emulsion. There should not be separation of layers. separation of layers रहा तो वो emulsion नहीं बोलेंगे उसे. दोनों में जो है थोड़ा होमोजेनिटी आना ज़रूरी है. हालांकि emulsion heterogeneous है, लेकिन दोनों के बीच में जो लेयर फॉर्म होता है वो डिमिनिश होना है, reduce हो जाना है, राइट. तो when two mixable, partially mixable or immixable liquids, when they are shaken, a dispersion of one liquid in the other is obtained called emulsion. ये कब होता है, दो इमिक्सेबल लिक्विड्स ले रहे हैं, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉम्बिनेशन या इंटरेक्शन नहीं रहेगा. वैसे लिक्विड्स कभी भी जो है मिक्स नहीं होंगे. एक जो विस्कस है वो नीचे का एक लेयर फॉर्म करेगा और लेस विस्कस है ऊपर एक लेयर फॉर्म करेगा. अगर ये दोनों इमिक्सेबल लिक्विड्स या पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स अच्छी तरह शेक करेंगे, शेक करने के बाद दोनों एक में एक मिक्स हो जा रहे हैं, तभी आप एमल्शन बोलेंगे. अब ये मिक्सिंग कब होगा, सूटेबल केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करते हैं हम, जैसे कि उन्हें हम बोलते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट्स, राइट. सो आफ्टर एडिंग एमल्सिफाइंग एजेंट्स ओनली, the interface between the two liquids will be reduced, which will make them to be called as emulsion. So now this emulsions we categorize into two types. That is, one we call it as oil dispersed in water emulsion and water dispersed in oil emulsion. अब emulsion फॉर्म होने के बाद दोनों में से कोई एक लिक्विड वाटर होना है, और उसके बेसिस पे हम दो कैटेगरी बनाते हैं, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल. यानी कि ऑयल डीपी की तरह एक्ट कर सकता है या ऑयल डीएम की तरह एक्ट कर सकता है. अगर ऑयल डीपी की तरह एक्ट कर रहा है तो वाटर डीएम बन जाएगा. अगर ऑयल डीएम बन रहा है तो वाटर डीपी बन जाएगा. सो इन दिस टाइप ऑयल इन वाटर टाइप, in this type water acts as dispersion medium. So these are all oil droplets which are dispersed in water. इसके लिए एग्जाम्पल है मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम्स. वैनिशिंग क्रीम्स वॉट एवर फेशियल क्रीम्स वी अप्लाई, थोड़ी देर के बाद जो है वो ड्राई हो जाते हैं, तो वैसे क्रीम्स को हम बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम्स. उसमें ज़्यादा कंटेंट वाटर का होता है, लेस कंटेंट ऑयली कंपोनेंट्स होते हैं जो स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर ड्राई अप हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वैसे क्रीम्स को हम बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम्स. सो वैनिशिंग क्रीम्स एंड मिल्क फॉर्म oil in water type of emulsions. Water dispersed in oil. So in this case we have butter and cream. Even though butter we call it as gel also, but it can be considered in emulsion category, where the water droplets are dispersed in oil. So it forms water in oil type of emulsions. Stability दोनों की almost less होती है, especially oil in water type, they are less stable. लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर ऐसे टाइप के एमल्शंस फॉर्म होने के लिए हम एमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं.
oil in water are unstable and they may separate into two layers on standing. तो इसको स्टेबलाइज करना है, एमल्शंस को आप स्टेबलाइज करना है तो आप एमल्सिफाइंग एजेंट्स और एमल्सिफायर्स ऐड कर सकते हैं. सो एमल्सिफाइंग एजेंट्स और एमल्सिफायर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड इन एमल्शंस टू स्टेबलाइज देम. They stabilize the emulsion. They form an interfacial film between DP and DM. That is, they make the or they increase the interaction between the DP and DM. Now, different types of emulsifying agents are there, which depends on the type of emulsion. For oil in water type emulsions, we prefer proteins, gums, natural or synthetic soaps. They are all called as emulsifying agents. Whereas for water in oil type emulsions, heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohols, lampblack are all called as emulsifiers for oil in water in oil type of emulsions. तो ऐसे सब्सटेंस ऐड करने के बाद एमल्शन फॉर्म होगा. नाउ इफ यू वांट टू डिटेक्ट व्हाट टाइप ऑफ एमल्शन इट इज, किस टाइप का एमल्शन है, ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप है, तो इजीली हम एक डाइल्यूशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज मिल्क ले लेंगे. मिल्क एग्जाम्पल है लिक्विड फैट्स डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी कि वो ऑयल इन वाटर टाइप एमल्शन है. अगर आप मिल्क के अंदर कोई ऑयल ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ऑयली लेयर सेपरेट होते जाएगा, वो मिल्क में मिक्स नहीं होगा. इट विल रिमेन एज सेपरेट. जैसे कि शीरखुरमा हम देखते हैं या फिर हरीरा जो हम पीते हैं उसमें हम देख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ऑयल पूरा सेपरेट लेयर ही फॉर्म में रहता है, जो दोनों इमिक्सेबल टाइप का एक लेयर फॉर्म हो जाता है, सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है. तो मतलब इसका ये होता है कि ऑयल डीपी के तरह है. अगर लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं दो अलग अलग तो समझ जाना जो कंपोनेंट ऐड करें हम वो डीपी है. अगर लेयर्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, सिर्फ डाइल्यूट होते जा रहा है, तो समझ जाना जो कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं वो डीएम की तरह है. जैसे कि मिल्क में आप वाटर ऐड करो, वाटर जब आप ऐड करेंगे तो मिल्क डाइल्यूट होते जाएगा, सो इस वहाँ लेयर्स फॉर्म नहीं होंगे, तो समझ जाना आप कि वाटर डीएम की तरह है. So whenever you add a component, if layer separation takes place, that component will be acting as dispersed phase. If layer separation is not taking place, only dilution is taking place, that time you can confirm the component added is nothing but acting as dispersion medium. Like butter या घी ले लो आप, उसमें अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो लेयर सेपरेशन होगा, क्योंकि वाटर डिस्पर्स फेस की तरह होता है बटर के अंदर. वही ऑयल आप ऐड करो तब क्या हो जाएगा, सिर्फ डाइल्यूट होते जाएगा. इट इंडिकेट्स ऑयल इज एक्टिंग एज डिस्पर्शन मीडियम. So they are less stable, they can be precipitated by adding electrolytes as they are negatively charged. Common properties emulsions के भी है, they show Brownian movement and they show Tyndall effect. When you add emulsifying agents to prepare emulsion, they increase the stability. Now if you want to remove their stability, that is when you want to coagulate them, then we call that process as demulsification. Emulsification is formation of emulsion by addition of emulsifying agents. Demulsification is the opposite process of emulsification, where separation of dispersed phase and dispersion medium takes place. That can be done by adding electrolyte, by freezing them, by heating or by centrifugation. कोई भी emulsion को आप coagulate करना चाह रहे हैं, DP और DM को separate करना चाह रहे हैं, तो आप demulsification process कैरी आउट कर सकते हैं, जो होता है कॉमन मेथड से फ्रीज करने से या हीटिंग प्रोसेस करने से या सेंट्रीफ्यूगेशन करने से. सो दीज आर ऑल टेक्निक्स. और बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद भी डिमल्सिफिकेशन हो जाता है. गोइंग टू द कोलाइड्स अराउंड अस, कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे और आसपास में हम जो कोलाइड्स यूज़ करते हैं, जिसको हम एक्चुअली पता नहीं है कि हमको कौन सी चीज़ कोलाइड है या नहीं है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो भी चीज़ें हैं सराउंडिंग में हमारे वन और दी अदर वे कोलाइडल फॉर्म को मैच हो जाते हैं, कोलाइड से रिलेटेड है. जैसे एग्जांपल द ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर. ऑलरेडी हम ये देखा है फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स,
rain, they are all examples of liquid aerosols, and liquid aerosol is also an example of colloids. Food articles like milk, halwa, butter, ice cream, fruit juices, they are all again colloidal in nature in one or the other form. Blood is a colloid of albuminidal substance which coagulates or clots when treated with potash alum or ferric chloride solution, and it helps in stopping the bleeding of blood. एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, लियोफोबिक नेचर रहेगा, क्योंकि ये जैसे ही ये पोटाश एलम के कांटेक्ट में आता है कोएगुलेट हो जाता है, इमीडिएटली कोएगुलेट होता है। इस वजह से जब भी हमको कहीं पे भी अगर कोई इंजरी हो गई है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो तब इमीडिएट उसको आप ब्लीडिंग को स्टॉप करना चाह रहे हैं तो ये पोटाश एलम या फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम आयोन्स या फेरिक आयोन्स जो पोटाश एलम या फेरिक क्लोराइड में है, वो इमीडिएटली नेगेटिवली चार्ज ब्लड कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर अटैक करके उन्हें कोएगुलेट करते हैं, और उतना पार्ट, पूरा कोएगुलेटेड पार्ट स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जो आगे ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। सो इट कोएगुलेट्स द ब्लड। Soil which is fertile is colloidal in nature, which absorbs moisture and nourishing materials, and humus acts as protective colloid. Even soil also comes under category of colloids. Artificial rain, नेचुरल रेन है, आर्टिफिशियल रेन का भी एक ऑप्शन है। कभी भी अगर बारिश नहीं हो गई तो उसे हम ड्रॉट बोलते हैं या बरगाल बोलते हैं। तभी कुछ कंट्रीज में ऐसे कुछ अवेलेबिलिटीज़ है या फिर अरेंजमेंट्स है, वहाँ पे वो आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करके जितना भी रिक्वायरमेंट है रेन का वो अपना फुलफिल कर लेते हैं। स्पेशली ये आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए क्लाउड्स होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्लाउड्स रहते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, तब हम ये आर्टिफिशियल रेन फॉर्म कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रेन का मतलब जो क्लाउड्स है वो you will make the clouds to come down in the form of rain. That is called as artificial rain. They will not come of their own. You will treat them with suitable substances, then only they will come down in the form of rain. That is called as artificial rain. So how it is done? It is done by spraying electrified sand or silver bromide sol or oppositely charged sol on the clouds, which come down in the form of rain due to mutual coagulation. यहाँ पे म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है, क्लाउड्स का जो भी चार्ज है उसके अपोजिट वाला चार्ज वाला कोलाइडल सोल उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, या फिर इलेक्ट्रीफाइड सैंड उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे म्यूचुअल कोएगुलेशन होने से वो क्लाउड रेन फॉर्म में डाउनपोर हो जाता है। इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। दैट ओवरऑल प्रोसेस वी कॉल इट एज क्लाउड सीडिंग। यहाँ पे कुछ एक का पिक्चर है। क्लाउड सीडिंग इज ए मेथड यूज टू स्टिमुलेट rain by dispersing substances such as dry ice यानी कि solid carbon dioxide और silver iodide also into clouds using a small aircraft. Okay, silver bromide or preferably silver iodide. Silver iodide is preferred for the precipitation of these clouds in the form of rain. Next, formation of delta. Delta symbol जो मैथ्स में हम या फिर इक्वेशंस में यूज करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन या फिर एक कोलाइड का यहाँ पे कोएगुलेशन का कॉन्सेप्ट या फिर प्रोसेस होता है। रिवर वाटर कंटेन्स फाइन सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स इन कोलाइडल स्टेट विच आर नेगेटिवली चार्ज। रिवर वाटर में ये कॉमन इम्प्योरिटीज होते हैं, सैंड पार्टिकल्स या क्ले पार्टिकल्स जो कोलाइडल फॉर्म में रहेंगे और चार्ज नेगेटिव होता है। जैसे ही रिवर वाटर अल्टीमेटली सी और ओशन वाटर से मीट होता है, सी और ओशन वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट्स रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स। तो वहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड इन कैटायॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज आयॉन्स हैं सी और ओशन वाटर में, इनके साथ कंबाइन होके कोएगुलेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट एज कोएगुलेटिंग एजेंट विच आर प्रेजेंट हियर इन द सी वाटर। दोनों का जैसे ही कांटेक्ट हो गया, क्ले पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स जो नेगेटिवली चार्ज है कोलाइडल फॉर्म में, ये कोएगुलेट हो जाते हैं। इस तरह कोएगुलेशन से एक थिन पेस्ट या फिर एक थिन लेयर फॉर्म होते होते लॉन्ग टाइम के बाद इतना रीजन पूरा मड्डी टाइप का एक रीजन क्रिएट हो जाता है, एंड इट टेक्स अप ए शेप ऑफ ए डेल्टा. दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा फॉर्मेशन.
So again, coagulation is taking place, which is one of the important phenomena involved in colloids. We'll see some applications of colloids where we apply different concepts involved in colloids. The important one is Cottrell's smoke precipitator. Many of the industries, they release large amount of smoke in the environment, in the air, due to which a lot of air pollution takes place and it affects the plant and animal life. Even we suffer from different types of diseases. तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कंपल्सरीली इन जो भी इंडस्ट्रीज जो स्मोक रिलीज करते हैं एयर में, उनके लिए लॉन्ग चिमनीज उनको मेंटेन करना है, और साथ ही साथ जो स्मोक रिलीज किया जा रहा है एयर में वो प्यूरिफाइड एयर होना ज़रूरी है. द स्मोक शुड बी प्यूरिफाइड, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पॉइजनस impurities. So for that sake they have made a device called as Cottrell's smoke precipitator, यानी कि एक फिल्टर की तरह है जहाँ पे कोलाइड्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. So here what we do is, it depends on the industry. Cottrell smoke precipitator का डिजाइनिंग अलग अलग होता है. Commonly it will be a long vertical chamber in which two electrodes are introduced or they are attached inside. स्मोक में खासकर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, कार्बन या आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ जो पॉइजनस होते हैं, और इनका नेचर कोलाइडल फॉर्म में रहता है. तो जैसे ही ये इम्प्योर एयर या इम्प्योर स्मोक जो है, इसको हम एक इनलेट से इंट्रोड्यूस करेंगे. ये वर्टिकल चेम्बर है और ये इलेक्ट्रोड्स है, और हाई इलेक्ट्रिसिटी आपको हाई वोल्टेज अप्लाई करना है. जैसे ही स्मोक आप यहाँ पे पास करेंगे, अंदर जो भी कार्बन एंड आर्सेनिक इम्प्योरिटीज जो कोलाइडल फॉर्म में है, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. दे गेट डिस्चार्ज्ड एंड दे फॉल डाउन एंड सेटल डाउन एट द बॉटम. बचा हुआ जो भी लेफ्ट आउट स्मोकी पार्ट है वो फ्री फ्रॉम पॉइजनस इम्प्योरिटीज होता है, एंड इट विल बी टेकन आउट एंड इट विल बी रिलीज्ड इन एयर. और ये जो डस्ट नीचे जमा होता है प्रेसिपिटेट के तौर पे, इसको जो है ज़मीन में डंप किया जाता है. सो इन दिस वे फ्रॉम द चिमनी ये जो है चिमनी को कनेक्ट होता है, और चिमनी के ज़रिए से ये एयर में रिलीज हो जाएगा. एंड दैट रिलीज्ड गैसेस आर नथिंग बट दे आर फ्री फ्रॉम कार्बन एंड अदर पॉइजनस इम्प्योरिटीज. So this is one of the important application used in industries where they apply the concept of colloids. और clarification of water, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कॉमनली रेनी सीजन में विलेजेस में वगैरह जो है रिवर वाटर या पॉन्ड वाटर जो होता है पूरा मड्डी टाइप हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता है, क्योंकि पूरा रेन वाटर पूरा अलग अलग रीजन से रेन वाटर फ्लो होके रिवर्स में वो कलेक्ट होता है, जो ब्राउनिश टाइप में हो जाता है, कलर्ड वाटर हो जाता है. व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर वाटर इट शुड बी कलरलेस, ओडरलेस, बट व्हाट वी गेट ड्यूरिंग रेनी सीजन इज इट विल बी अ कलर्ड वाटर. कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे म्यूनसिपल वाटर जो सप्लाई होता है वो भी जो है कलर्ड रहता है, क्योंकि उसको प्यूरिफाई नहीं किया जाता है डायरेक्टली, जैसा रिवर में अवेलेबल है डायरेक्टली उससे घरों में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है. अब वैसे मोमेंट में जो है उसको प्यूरिफाई करना है तो अलग अलग मशीनरीज भी हैं. अभी ये डिवाइसेस है, फिल्टर्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ प्लेसेस में फ़िल्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर उन्होंने उतना एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं. वहाँ पे पोटैश एलम का यूज़ होता है. पोटैश एलम इज़ ए वेरी गुड कोएगुलेटिंग एजेंट because river water or pond water contains negatively charged mud particles in colloidal form. When you add potash alum, पिटकड़ी जब उसमें ऐड करेंगे, अल्यूमिनियम आयोन्स ये मड पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और ये पूरे मड पार्टिकल्स नीचे आके कलेक्ट होते हैं. इससे पूरा मड पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट होके नीचे आके कलेक्ट होते हैं. इसके बाद आप थोड़ा बहुत फिल्टर करके या फिर उसे बॉयल करके उस वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. So that is nothing but purification or clarification of water, where potash alum is a very good coagulating agent. When you talk about application of colloids in medicines, colloids play an important role in medicinal field. बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो कोलाइडल फॉर्म में हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन कोलाइडल फॉर्म में इजीली डाइजेस्ट होते हैं. बॉडी कैन इजीली डाइजेस्ट और एसिमिलेट दीज मेडिसिन व्हेन दे आर इन कोलाइडल फॉर्म. Like colloidal silver argyrol is used as an eye lotion. Colloidal antimony is used in curing Kala-Azar disease, commonly called as black fever.
Gold Sol is used in intramuscular injections and cancer or tumor treatment. Milk of magnesia, again a colloid which is used in stomach disorders. These are some of the applications in medicinal field. There are many other medicines which are produced in colloidal form, that is commonly they are available in emulsion form. Cleansing action of soaps and detergents, this is also have been discussed, and that is formation of micelles. They are nothing but associated colloids which attack on the dirt present in the cloths and remove it. Hardening of leather, the process of hardening of leather using some substances, chemical substances, we call it as tanning of leather. एनिमल हाइट्स यानी कि एनिमल स्किन, ये भी कोलाइडल नेचर वाला होता है और पॉजिटिवली चार्ज, इसको जो है म्यूचुअली कोएगुलेट करते हैं, यानी कि अपोजिटली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं यूजिंग टैनिन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर क्रोमियम सॉल्ट्स, क्रोमियम सॉल्ट्स जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या कोई भी क्रोमियम सॉल्ट्स को हम उसके साथ ट्रीट करते हैं, जिससे ये म्यूचुअल कोएगुलेशन होने से लेदर या स्किन हार्ड हो जाता है. That phenomena, that process of hardening of leather, we call it as tanning of leather. Photographic plates or films, again they are prepared by coating an emulsion of light sensitive silver bromide in gelatin over glass plates or celluloid films. फोटो डेवलपमेंट, अब तो खैर डायरेक्टली प्रिंट आउट हम ले रहे हैं, पहले जो है फोटोग्राफिक फिल्म जो है उसको डेवलप करना था पड़ता था पहले एक डार्क रूम में. देयर दे यूज्ड टू यूज सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन फॉर दैट डेवलपमेंट. सो they used to wash that film using some chemical substances. So here the same thing is done. They are prepared by coating an emulsion of light sensitive silver bromide. और ये सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से फोटो डेवलपमेंट होता है, और अनरिएक्टेड सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम कोई हिपो सोल्यूशन यानी कि सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके उसको रिमूव करते हैं. रबर इंडस्ट्री, लेटेक्स इज कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर. रबर प्लांट से जो हमको लिक्विड मिलता है, मिल्की टाइप लिक्विड, वो लेटेक्स है, जो वो भी कोलाइडल फॉर्म में होता है एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज. इसको भी हम वोल्कनाइजेशन या फिर सल्फर के साथ ट्रीटमेंट होने के बाद ये लेटेक्स रबर फॉर्म हो जाएगा. दैट रबर विल बी हार्डर कंपेयर टू दिस लेटेक्स. Other industrial products which are one or the other way related to colloids are paints, ink, ये सोल फॉर्म में आते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, रबर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ग्राफाइट लुब्रिकेंट्स अगेन लिक्विड, सीमेंट सॉलिड सोल में ट्रीट कर सकते हैं. दे आर ऑल कोलाइडल इन नेचर. So like this many different substances are there. They in one or the other way they belong to category of colloids. So main requirement is the dispersed phase should be in the range of 1 nanometer to 1000 nanometer. So with this the surface chemistry chapter ends, where we have discussed about the main parts: adsorption phenomena, catalysis, colloids, and here at the last part we have discussed about in brief about emulsion and the applications of colloids. Thank you.